हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए शिवम चौरसिया और आज हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो कंपनी आपको स्टॉक्स देती है, वो भी आरएसयू के फॉर्म में, ईसॉप के फॉर्म में या ईएसपीपी के फॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में साइड बाय साइड तीनों जो टर्म्स हैं इसको समझेंगे। आपको क्या मिलता है, कब टैक्स लगता है, कितना लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कंपनी आपको चॉइस दे रही है तो कौन सा लेना सबसे बेटर होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो तीन टर्म है हमारे कि आरएसयू, ईसॉप, ईएसपीपी का मतलब क्या होता है। सर हम लोग देखते हैं ईसॉप के बारे में। पहले ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक ऑप्शन होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। मतलब कि आप चाहें तो लीजिए, आप चाहें तो ना लीजिए। अगर आपने दिया है, इसमें कंपनी क्या कहती है कि आपको एक्स शेयर खरीदना का राइट मिलेगा एक फिक्स प्राइस पे, जिसे एक्साइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब जिसको हम लोग वेस्टिंग डेट कहते हैं, मतलब आपको सर्टेन पीरियड तक काम करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप ईसॉप ले सकते हैं या ना ले। अगर आप कब ईसॉप अवेल करेंगे? अगर आपकी वेस्टिंग डेट जब खत्म हुई है तब आप देखेंगे कि अगर मार्केट प्राइस जो है आपकी एक्साइज प्राइस से ज्यादा है तो आपको बेनिफिट है और आप अवेल कर सकते हैं। ये होता है हमारा ईसॉप। फिर हम लोग देखते हैं आरएसयू, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट इसको बोलते हैं। इसमें सर क्या होता है कि कंपनी आपको फ्री में एक प्रॉमिस करती है कि आपको कंपनी डायरेक्टली शेयर्स देगी, इतने शेयर्स एक सर्टेन अमाउंट देगी, लेकिन एक वेस्टिंग शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। वेस्टिंग शेड्यूल की मतलब आपको इतने सर्टेन पीरियड काम करना है, उसके बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली इतने शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी प्राइस नहीं देना होता है, कोई एक्साइज प्राइस नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर हम लोग देखते हैं ईएसपीपी। ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। सर ये क्या होता है? ये होते हैं कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं। कंपनी क्या कहती है कि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ऑफर दिया जाएगा, 10 से 15% मोस्टली रहते हैं कि चीजें आपको इतने डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल जाएगा। अब तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट सर कैसे होता है? ईसॉप, आरएसयू, ईएसपीपी। सबसे पहले इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो दो स्टेजेस में टैक्स लगता है। सबसे पहला कि अगर आपको जो भी मिला है, ईसॉप, आरएसयू या एएसपीपी जो भी मिलता है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वेस्टिंग डेट जब आपने लिया है और किस प्राइस पे आपने लिया है। जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा परक्विजिट का पार्ट हो जाता है और एज अ सैलरी के हेड में हमारा टैक्सेबल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें सर यहाँ पे ईसॉप में क्या होगा कि हमने कुछ एक्साइज प्राइस पे करा होगा। तो जो एक्साइज प्राइस पे करा होगा एफएमवी, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो उस दिन की रही होगी, उसमें से एक्साइज प्राइस माइनस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा परक्विजिट हो जाता है। आरएसयू में क्या होगा सर? आरएसयू में तो हम लोग ने जीरो पे करा है, कुछ नहीं पे करा है, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही हमारा बन जाता है परक्विजिट। फिर ईएसपीपी में क्या होता है? ईएसपीपी में हमने कुछ प्राइस पे करा होता है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे करा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें जो भी हमारी सर फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस कर देंगे डिस्काउंटेड प्राइस जो हमने पे करा है, जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा परक्विजिट का पार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज पे टैक्स ट्रीटमेंट। फिर दूसरी स्टेज में सर क्या लगता है? इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर हम जब इसको बेचते हैं, हमें जो शेयर्स मिल गए हैं वो जो हम बेचते हैं उस पे हमारा बन जाता है कैपिटल गेन टैक्स। कैसे लगेगा सर? वही एफएमवी जो होगी आपकी, जो परक्विजिट की स्टेज पे हमने टैक्स दिया था, वो हमारी बन जाती है कॉस्ट। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारी जो कॉस्ट बन गई, इस पर यहाँ तक तो ऑलरेडी टैक्स बन लग जाता है। और हमने जिस रेट पे भी सेल करा है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है माइनस एफएमवी जो हमारी थी, वो हमारा बन जाता है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा वो कैसे पता चलेगा सर? तो होल्डिंग पीरियड हम यहाँ पे देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड अगर हमारा 12 महीने से ज्यादा का है, अगर होल्डिंग पीरियड होता है तो हमारा ये निकल के आ जाता है शॉर्ट टर्म। अगर 12 मंथ तक होल्डिंग पीरियड है हमारा तो हमारा बन जाएगा शॉर्ट टर्म और इसमें 20% के रेट से फ्लैट टैक्स लगता है। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा की हमारी होल्डिंग है तो इसमें ये बन जाता है लॉन्ग टर्म और 12.5% के रेट से टैक्स पड़ता है। अप टू 1.25 लाख जो होता है एग्जेम्प्ट होता है, जो कि हमारे इंडियन लिस्टेड इक्विटीज हैं जो एसटीटी पेड वाली हैं। वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि अनलिस्टेड अगर शेयर्स है या हमारा फॉरेन कोई शेयर्स है, उस केस में हमारा जो होता है कि 24 मंथ का टाइम पीरियड लिया जाता है। अगर 24 महीने से ज्यादा है तो फिर ये बन जाता है 12.5% के रेट से टैक्स लगेगा, और अगर 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाता है और स्लैब रेट से आपका जो होगा वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे 20% का रेट नहीं लगेगा। 20% का रेट कहाँ लगता है सर? एसटीटी पेड वाले में लगेगा, तो ये तो फॉरेन वाले हैं, यहाँ एसटीटी पेड नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म पे जो आप
स्लैब में फॉल कर रहे हैं, 20-30 जो भी स्लैब में फॉल करते हैं, वही स्लैब से आपका टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म होगा तो 12.5% की रेट से टैक्स लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पशन जो हमें कुछ नहीं मिलनी है 1.25 वाली। फिर अगर फॉरेन स्टॉक्स हैं, अगर आपने जो स्टॉक्स होल्ड करे हुए हैं वो फॉरेन किसी यूएस कंपनी के हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, जो इंडिया में लिस्ट नहीं है, फॉरेन में लिस्ट है, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर थोड़ा सा कंप्लाइंस के बर्डन, कंप्लाइंस जो और बढ़ जाएगा। वो क्या है सर? एक तो सबसे पहले डिविडेंड इनकम आपको अगर मिलती है वहां से, तो यूएस की जो डिविडेंड मिलती है अदर सोर्स में आपको यहाँ टैक्सेबल होगी, वो आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी पड़ेगी। यूएस में कुछ विदहोल्डिंग टैक्स भी आपका कट डिडक्ट हुआ होगा, उसका हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सेक्शन 90 में एक फॉर्म 67 मैंडेटरी जो होता है वो फाइल करना पड़ेगा आईटीआर फाइल करने से पहले। फिर आपके पास जो भी शेयर्स हैं वो आपको शेड्यूल एफए में डिस्क्लोजर उसका देना पड़ेगा। फॉरेन शेयर्स आपके जो भी हैं, ब्रोकरेज अकाउंट है, उसको यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। भले ही आपने शेयर्स बेचे हों या ना बेचे हों, ड्यूरिंग द ईयर आप होल्ड करते हैं फॉरेन शेयर्स, तो उसको यहाँ पे आपको शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये ब्लैक मनी एक्ट के अंडर आ जाता है और टैक्स एवेजन की कैटेगरी में आ जाता है, इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। अब सर समझते हैं कि सर कौन सा हमारे लिए बेटर होता है, आरएसयू बेटर होता है, ईसॉप बेटर होता है, या ईएसपीपी बेटर होता है। सर तो आरएसयू क्या होता है कि ये बेस्ट फॉर सर्टेनिटी होता है, मतलब इसमें सर्टेन होता है, गारंटीड वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, और आपकी जो कोई इसमें मार्केट की टाइमिंग का रिस्क नहीं होता है, ये बिल्कुल लेस रिस्की होता है। ईसॉप क्या होता है? ईसॉप कैन मेक अ गुड वेल्थ, अगर आपकी कंपनी मल्टीप्लाई होती है तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं ईएसपीपी देखते हैं तो ईएसपीपी भी लो रिस्क का होता है, आपको 10 से 15% का गारंटीड डिस्काउंट मिलता है, आपके शेयर्स बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट होता रहता है, ये बिल्कुल लो रिस्क डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो आरएसयू हम लोग देखें, आरएसयू एक तरह से गिफ्ट कार्ड होता है जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है, आपको ये बेनिफिट होता है, गारंटीड वैल्यू आपको मिलती है। और ईसॉप क्या होता है? आपका एक ये डिस्काउंट कूपन टाइप का होता है कि आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। ईएसपीपी भी आपका एक डिस्काउंट कूपन होता है जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे आपको शेयर मिलते हैं, तो ये लो रिस्की होते हैं। ईसॉप अगर आपकी कोई स्टार्टअप है तो आपको ईसॉप में ज़्यादा अट्रैक्टिव, अगर आपके स्टार्टअप मल्टीप्लाई होता है, आगे ग्रो करता है, तो यह एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है एज एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, एंड एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी आपका प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक क्विक रिकैप है जो हम लोग यहाँ देख लेते हैं चीज़ें। परक्विजिट में टैक्स होगा, कैपिटल गेन में सेकंड स्टेज में टैक्स होगा, फॉरेन अगर है तो 24 मंथ का टाइम पीरियड देखा जाएगा। डिविडेंड अगर मिलता है तो आपको यहाँ सेक्शन 67 पहले फाइल करना होगा, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स जो आपको कटा हुआ है उसको यहाँ क्लेम करने के लिए। फॉरेन होल्डिंग हमें है तो डिस्क्लोजर भी